सरपंच सदस्य है वो उसकी अध्यक्षता करेगा, उप सरपंच सदस्य है तो वो उसकी अध्यक्षता करेगा, नहीं तो ये 5 सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष को चुन लेंगे जो इनकी समितियों की है अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा आवश्यकता होने पर और समितियों का भी गठन किया जा सकता है। उसकी संख्या क्या होगी, जरूरत कब होगी, आवश्यकता कब होगी, ये पंचायत खुद इसके बारे में है वो निर्णय करती है। अब पंचायत की बैठकें 15 दिन में एक बार, मतलब महीने में 2 बार पंचायत की बैठक होनी चाहिए, जिसमें वार्ड पंच सरपंच दोनों। इसके अलावा आधे सदस्यों द्वारा, पंचायत की कुल सदस्य संख्या के आधे सदस्यों द्वारा लिखित मांग पर है वो एक आवश्यक मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। गणपूर्ति जैसा मैंने पहले बताया आपको 1/3 सदस्य है और निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, मेजोरिटी से डिसीजन होता है। ये वित्तीय वर्ष का बजट पारित हो या अन्य कोई कार्य हो तो ये सब बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते, केवल अविश्वास के प्रस्ताव को छोड़कर। अब पंचायत का सचिव, एक सचिव जो विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा और अभी जो नियुक्त करने की प्रक्रिया है वो ग्राम सेवक इसका पदेन सचिव होता है, जो कि सामान्यतः पूरे पंचायत का रिकॉर्ड रखने, एजेंडा रखने या कनेक्टिंग लिंक पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में जोड़ने वाली कड़ी है, वो पंचायत का सचिव है, वो काम करता है। अब ग्राम पंचायत के कार्य वो शक्तियां, पहले लिए थे हमने सरपंच के कार्य, अब पूरी ग्राम पंचायत के कार्य वो शक्तियां साधारण प्रशासन क्षेत्र के में वो सब क्षेत्रों में काम करती है। वो कृषि विस्तार का काम, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन जहाँ है, लघु वन उपज, ईंधन और चारा, लघु सिंचाई, खादी, ग्राम व कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, सड़कें, भवन, पुलिये, नौघाट, जल मार्ग और अन्य संचार के साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, ग्रामीण स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाएं, लोक वितरण व्यवस्था, आवारा पशुओं के लिए उनको पकड़ना इत्यादि इत्यादि कार्य है वो ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। तो एक व्यापक सूची है कार्यों की, और सामान्यतः यदि सक्षम पंचायत होती है तो ग्राम का नक्शा ही बदल करके रख देती है। ग्रामीण स्तर देखें आप, यदि 2 गांवों की तुलना करें, उनको ग्राम पंचायत की भूमिका की तुलना करें तो सशक्त यदि ग्राम पंचायत है, विकास योजनाएं बनाती है, ये सब काम करती है, तो उस गांव का नक्शा कुछ अलग होगा। और जिसमें पंचायत कमजोर है, अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर सकती, वो गांव का विकास है वो तीव्र गति से नहीं, मंद गति से होगा। तो सामान्य रूप में ये ग्राम पंचायत है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की हालांकि निम्नतर इकाई पर सबसे मजबूत इकाई, सबसे महत्वपूर्ण इकाई, और अब इतना ये सक्षम दृष्टि से काम कर रही है। आप गांव के नक्शे बदल दिए इन्होंने, जब इनको संवैधानिक दर्जा मिल गया, इनको राजस्व पूरा मिल रहा है, महानरेगा इत्यादि जो योजनाएं हैं वो इनके माध्यम से लागू हो रही है, एजेंसी इनको बना दिया है, तो गांव का कायाकल्प हो रहा है। लोग बहुत ही सक्षम हो गए हैं और अपने गांव के विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संभवतया मैं कह रहा हूं आपको ग्राम पंचायत के बारे में बेसिक जानकारी, जो गांव में नहीं रहते उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गांव का प्रशासन कैसे संचालित होता है, वो उसके बारे में, और बाकी सभी सामान्य विद्यार्थियों के बारे में, स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण स्तर की इस इकाई के बारे में, सामान्य इसका संगठन, इसका क्रियाकलाप, सरपंच, उप सरपंच, इसका सचिव, इनकी समितियां, इनके क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में चर्चा की। मैं समझता हूँ ग्राम पंचायत के बारे में
आपको नॉलेज, आपका ज्ञान है, उसके बारे में मौलिक जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। मैंने अक्सर कहता हूं मैं, पंचायत राज विभाग जो है और योजना विभाग है, वो इनके बारे में खूब सारे बुलेटिन प्रकाशित करना है, अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कई मैगजीन्स आती है, समाचार पत्रों में बहुत कुछ आता है इनके बारे में। आप उनको पढ़िए और अपने ज्ञान को है और अधिक बढ़ाएं, अभिवृद्धि करें उसकी। मैं समझता हूँ मैंने आपको मूल जानकारी है वो ग्राम पंचायत के बारे में दी। आप शायद लाभान्वित हुए होंगे। मैं आपके सुखी और सफल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज के सत्र में हम भारतीय प्रशासन के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे वह है लोक उपक्रम का विभागीय प्रबंध प्रारूप। आज के सत्र से संबंधित चर्चा को हम कुछ निम्न शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तावना, विभागीय प्रबंध का परिचय, विभागीय प्रबंध की विशेषताएं, विभागीय प्रबंध प्रारूप के लाभ, विभागीय प्रबंध प्रारूप के दोष और अंत में सारांश। भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी राष्ट्र में लोक उपक्रमों को राष्ट्र में नियोजित अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। लोक उपक्रमों के सुचारू प्रबंध हेतु अनेक प्रबंध प्रारूपों को अपनाया जाता है। इनमें लोक उपक्रमों के संचालन हेतु विभागीय प्रबंध प्रारूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, भारत जैसे लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राष्ट्र में सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि समाज और राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए और सामाजिक और आर्थिक विकास के इस उद्देश्य में लोक उपक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक उपक्रमों को संचालित करने के लिए सरकार के पास कई विकल्प होते हैं, जैसे विभागीय प्रबंध प्रारूप को अपनाया जाता है, कई जगह पर लोक निगम व्यवस्था को अपनाया जाता है, साथ ही संयुक्त पूंजी कंपनी को भी स्थापित किया जाता है और संचालन ठेका जैसी व्यवस्थाओं का भी हम कई जगह देखते हैं। तो इन सभी व्यवस्थाओं में विभागीय प्रबंध का जो प्रारूप है वो लोक उपक्रमों को संचालित करने की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारूप है। विभागीय प्रबंध का परिचय। विभागीय प्रबंध लोक उपक्रमों के संगठन एवं संचालन का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रारूप है। इसके अंतर्गत लोक उद्यम संचालित करने का कार्य सरकार की अन्य क्रियाओं के समान ही उसी के एक विभाग द्वारा किया जाता है। विभागीय प्रबंध व्यवस्था का उपयोग अनेक राष्ट्रों में रेलों, संचार सुविधाओं, बंदरगाहों आदि के क्षेत्र में किया जाता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार सरकार अपने संपूर्ण प्रशासकीय कार्य को और शासन को संचालित करने के लिए अनेक विभाग बनाती है, तो इसलिए जब लोक उपक्रम के संचालन की बात आती है तो उसी के विभाग के समान ही लोक उपक्रम का संचालन भी उसी विभागीय पद्धति के अनुसार किया जाता है। जैसे यदि हम भारत का उदाहरण लें तो रेलवे, जो कि सबसे बड़ा लोक उपक्रम है, उसका संचालन इस विभागीय प्रबंध प्रारूप को अपनाते हुए किया जाता है। जिस प्रकार अन्य सभी क्रियाएं विभागों के माध्यम से संचालित होती है, हम कह सकते हैं कि किसी लोक उपक्रम का संचालन भी विभाग के एक भाग के रूप में किया जाता है। यह एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है जिसका प्रमुख संबंधित मंत्रालय का मंत्री होता है। ऐसे लोक उपक्रम का प्रशासन वरिष्ठ लोक सेवक के हाथों में होता है। भारत में रेलवे, जो कि सबसे बड़ा सरकारी उद्यम है, विभागीय प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत ही संचालित होता है। इसके अतिरिक्त
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, युद्ध सामग्री का उत्पादन करने वाली कुछ फैक्ट्रियां, पेराम्बूर की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, प्रसार भारती, डाक, सिक्योरिटी प्रेस दिल्ली, अणु शक्ति स्टेशन तारापुर, समुद्र पार समाचार सेवा इत्यादि का संचालन इसी स्वरूप के अंतर्गत किया जाता है। विद्यार्थियों, विभागीय व्यवस्था है वो पद सोपान व्यवस्था पर आधारित होती है। पद सोपान अर्थात पदों का उच्च और अधीनस्थ क्रम। जिस प्रकार किसी सरकारी विभाग में अधीनस्थ और वरिष्ठ इन दोनों का संबंध होता है और पूरे संगठन को उत्तरदायित्व और सत्ता के आधार पर वरिष्ठ और अधीनस्थ के संबंधों में बांट दिया जाता है और पूरा संगठन एक सीढ़ी के समान अर्थात सोपान के समान दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार से विभागीय प्रबंध के अंतर्गत लोक उपक्रम में पद सोपानात्मक व्यवस्था रखी जाती है और इसके सर्वश्रेष्ठ जो स्तर होता है, सर्वोच्च शिखर पर विभाग का मंत्री होता है और प्रशासकीय अध्यक्ष के रूप में सचिव होता है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे लोक उपक्रम हैं जहां पर विभागीय प्रबंध व्यवस्था को अपनाया गया है। आइए विभागीय प्रबंध की विशेषताएं देखते हैं। लोक उपक्रमों के संचालन हेतु विभागीय प्रबंध स्वरूप की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य प्रबंध प्रारूपों से अलग करती है। जब सरकार लोक उपक्रम पर अधिकतम नियंत्रण रखना चाहती है, साथ ही उत्पादन क्षमता, उत्पादन पद्धति इत्यादि को पूरा चाहती है, तो इस स्वरूप को अपनाया जाता है। विद्यार्थियों, विभागीय प्रबंध की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसके अन्य प्रबंध प्रारूपों से अलग करती है। उनको हम इस प्रारूप के लाभ भी मान सकते हैं। जब सरकार को यह आवश्यक लगता है कि किसी लोक उपक्रम को इस दृष्टि से संचालित किया जाए कि उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण न रहे और साथ ही वहां पर संचालित होने वाली उत्पादन पद्धति, वहां की कार्य पद्धतियां, वहां का उत्पादन से जुड़ी हुई जानकारियां पूर्ण गोपनीय रखी जाएं, तो ऐसे क्षेत्र में सरकार विभागीय प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से अपना 100% नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। प्रथम, सरकारी वित्त व्यवस्था। इस प्रकार के लोक उपक्रमों की वित्त व्यवस्था राजकोष से लिए जाने वाले धन से होती है। इनसे होने वाली आय को भी राजकोष में ही जमा किया जाता है। विभागीय उपक्रम का बजट सरकार के बजट का एक भाग होता है। उपक्रम की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, लेखांकन तथा लेखा परीक्षण इन्हीं नियमों के द्वारा होता है, जो कि अन्य सरकारी विभागों में लागू होते हैं। विद्यार्थियों, लोक उपक्रम पर अपना 100% नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार ऐसे लोक उपक्रम की वित्त व्यवस्था को भी अपने पूर्ण नियंत्रण में रखती है। जैसे इस लोक उपक्रम के लिए जो धन की व्यवस्था होती है वह राजकोष से होती है। ऐसे लोक उपक्रम से जो आय होती है उसे राजकोष में जमा किया जाता है और सरकार का जो बजट होता है उस बजट में ही ऐसे लोक उपक्रम के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। यही नहीं, अन्य वित्तीय गतिविधियां जैसे लेखांकन, जैसे लेखा परीक्षण और अन्य सभी जो गुणवत्ता के नियंत्रण होते हैं वो भी सरकारी विभागों के समान ही होते हैं। कानूनी स्थिति। विभागीय उपक्रम सामान्यतः सरकारी तंत्र का ही एक भाग होता है। इसकी स्थापना सरकार के कार्यपालिका के आदेश द्वारा हो जाती है। सरकार की स्वीकृति के बिना इस प्रकार के उपक्रम पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। विद्यार्थियों, यदि विभागीय प्रबंध के लोक उपक्रमों की कानूनी स्थिति पर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि कार्यपालिका के आदेश से ही ऐसे उपक्रम की स्थापना होती है। और विशेष बात यह है कि ऐसे लोक उपक्रमों पर किसी प्रकार का वाद या मुकदमा करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के लोक उपक्रम सर्वोच्च वैधानिक स्वायत्ता का, जो कि सरकार के अन्य विभागों के द्वारा जिसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार की वैधानिकता और उसकी स्वायत्ता का उपयोग ऐसे लोक उपक्रम भी करते हैं। तीसरा, विभागीय उत्तरदायित्व। विभागीय उपक्रम की संरचना पद सोपानीय होती है। ऐसे लोक उपक्रमों का संगठन केंद्रीय विभाग के एक उप संभाग के रूप में किया जाता है।
विभागीय उपक्रम की अध्यक्षता एकल होती है। राजनीतिक स्तर पर मंत्री तथा प्रशासकीय स्तर पर सचिव होता है। उपक्रम अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है तथा उपक्रम के कुशल संचालन हेतु विभागीय मंत्री उत्तरदायी होता है। विद्यार्थियों, ऐसा लोक उपक्रम विभाग की जो पद सोपानीय संरचना होती है उसी का एक भाग होता है। जिस प्रकार सरकारी विभाग के राजनीतिक अध्यक्ष के रूप में मंत्री होता है और प्रशासकीय अध्यक्ष के रूप में सचिव होता है, ठीक वही व्यवस्था ऐसे लोक उपक्रमों के लिए भी अपनाई जाती है। यही नहीं, ऐसे लोक उपक्रम के संबंध में संपूर्ण जो उत्तरदायित्व होता है वह उस विभाग के मंत्री का होता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि संसद में ऐसे लोक उपक्रम से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए उस संबंधित मंत्रालय का मंत्री उत्तरदायी होता है। चतुर्थ, सेवी वर्ग की स्थिति। विभागीय उपक्रमों में कर्मचारी की नियुक्ति सरकारी नीतियों के अनुसार होती है तथा अन्य सरकारी विभागों की भांति ही सेवा शर्तें होती है। कर्मचारियों की नियुक्ति एक केंद्रीय सेवी वर्ग अभिकरण या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है। विभागीय उपक्रम को सभी सरकारी नियमों व उप नियमों की पालना करनी होती है। विद्यार्थियों, यदि सेवी वर्ग की स्थिति पर विचार करें तो भी हम पाते हैं कि ऐसे लोक उपक्रम पूर्णतया सरकारी विभाग की भांति संचालित होती है। ऐसे लोक उपक्रम में किसी कर्मचारी की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग या अन्य केंद्रीय अभिकरण के द्वारा ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार से अन्य सरकारी विभागों में होती है। एक नियुक्त कर्मचारी के लिए जो सेवा शर्तें लागू होती है उनमें भी विभाग और लोक उपक्रम में पूर्ण समानता होती है और कर्मचारी से संबंधित सभी नियमों और उप नियमों को उसी अवस्था में अपनाया जाता है जिनको सरकारी विभाग में अपनाया जाता है। पंचम, कार्यपालिका नियंत्रण। विभागीय उपक्रम पर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार कभी भी किसी भी प्रकार का प्रशासकीय नियंत्रण ऐसे उपक्रम पर रख सकती है। वह विभागीय उपक्रम के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, विभागीय प्रबंध प्रारूप वह प्रारूप है जो सरकार के पूर्ण नियंत्रण में काम करता है। तो इसलिए संबंधित विभाग का मंत्री लोक उपक्रम के न केवल नीति संबंधी कार्यों में बल्कि दिन प्रतिदिन के प्रशासन में भी निर्णय ले सकता है और सरकार किसी भी प्रकार का अन्य प्रशासकीय निर्णय इस लोक उपक्रम के संबंध में लेने के लिए स्वतंत्र होती है। व्यवस्थापिका नियंत्रण। विभागीय उपक्रम की राशि व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत की जाती है। संसद की स्वीकृति के बिना विभागीय उपक्रम कोई धन खर्च नहीं कर सकता है। संसद विभागीय उपक्रम के प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी प्रश्न पूछती है तथा उपक्रम संबंधी नीति निर्माण के माध्यम से अपना नियंत्रण विभागीय उपक्रम पर स्थापित करती है। विद्यार्थियों, यदि ऐसे लोक उपक्रम पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण की बात करें तो यह भी कई रूप में वहां पर कार्यशील होता है। जैसे सबसे पहले लोक उपक्रम की स्थापना के लिए जो धनराशि प्राप्त होती है, जो बजट के माध्यम से स्वीकृत की जाती है, वह भी संसद की स्वीकृति से होती है। दूसरा, यदि विभागीय प्रबंध का कोई लोक उपक्रम किसी धनराशि को खर्च करना चाहे तो उसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यही नहीं, संसद की कार्य प्रक्रिया के दौरान, उसकी बहस के दौरान लोक उपक्रमों से संबंधित प्रश्न संबंधित मंत्रालय के मंत्री से पूछे जाते हैं और यदि इस संबंध में कोई बड़ा नीति संबंधी निर्णय लिया जाता है तो वह भी संसद के माध्यम से उस पर लागू होता है। तो इसलिए संसद कई रूपों में, कई प्रकार से विभागीय प्रबंध के लोक उपक्रम पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। आइए विभागीय प्रबंध स्वरूप के कुछ लाभ की चर्चा करें। विभागीय प्रबंध स्वरूप के लाभ हैं उत्तरदायित्व, समन्वय, समरसता और एकीकरण। विभागीय उपक्रम प्रारूप के निम्न लाभ इसे सरकार द्वारा अपनाने को प्रेरित करते हैं। विद्यार्थियों, सरकार द्वारा विभागीय प्रबंध प्रारूप को अपनाने के कुछ प्रमुख लाभ जैसे मैंने चर्चा की। सबसे पहले उत्तरदायित्व। ऐसा लोक उपक्रम सरकार और संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा, समन्वय। चूंकि
इस लोक उपक्रम का संचालन सरकार के अन्य विभागों की भांति ही किया जाता है, तो इसलिए उसको अपने मुख्य तत्व से साथ समरसता और समन्वय स्थापित करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। समरसता और एकीकरण, जिस प्रकार से सरकारी विभाग की कार्य प्रक्रिया और संगठन होता है, ठीक उसी प्रकार से जब लोक उपक्रम का संगठन और कार्य होता है तो उन दोनों के कार्यों में एकीकरण हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का शून्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कुछ अन्य लाभ देते हैं, जैसे प्रथम, प्रारंभिक अवस्था वाले उद्योगों हेतु उपयुक्त। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना कठिन होता है, उन क्षेत्रों में सरकार पहल करके अपने नियंत्रण एवं देखरेख में लोक उपक्रम स्थापित करती है, जैसे खनिज तेल का दोहन, विद्युत उत्पादन, आणविक ऊर्जा हेतु रिएक्टर इत्यादि। विद्यार्थियों, बहुत से औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हम वित्तीय जोखिम पूर्ण उद्योग मान सकते हैं, अर्थात उनको स्थापित करने के लिए और उनको संचालित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो खनिज तेल का दोहन हुआ, या रेलों का संचालन हुआ, या आणविक ऊर्जा के लिए रिएक्टर की स्थापना करना हुआ, या विमानन उद्योग की स्थापना है, तो इसमें निजी क्षेत्र आगे नहीं आया। ऐसी स्थिति में सरकार किसी प्रकार का इंतजार नहीं कर सकती, उसको स्वयं को पहल करनी होती है। लेकिन ऐसे प्रारंभिक अवस्था वाले उद्योगों पर सरकार अपना नियंत्रण भी स्थापित करना चाहेगी, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो प्रबंध प्रारूप अपनाया जाता है वो है विभागीय प्रबंध प्रारूप। द्वितीय, अधिकतम नियंत्रण। इस प्रारूप में सरकारी उत्तरदायित्व निश्चित रहता है, क्योंकि विभागीय मंत्री द्वारा ऐसे उपक्रम पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, सामरिक महत्व के उद्योगों, आर्थिक नियंत्रण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों हेतु यह प्रारूप सर्वश्रेष्ठ है। विद्यार्थियों, इस प्रारूप की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि जो उद्योग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे किसी हथियार का निर्माण करने वाली फैक्ट्री अथवा किसी सामरिक महत्व की रक्षा अनुसंधान से संबंधित उद्योग, तो ऐसे उद्योग के लिए सरकार इस प्रारूप को अपनाना सबसे उचित समझती है, क्योंकि यही प्रारूप सरकार को किसी लोक उपक्रम पर सर्वाधिक नियंत्रण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए अधिकतम नियंत्रण जहां आवश्यक होता है, वहां सरकार के लिए इसी प्रबंध प्रारूप को अपनाना उपयोगी रहता है। तीसरा, सार्वजनिक धन का सदुपयोग। ऐसे उपक्रमों का प्रत्येक कार्य करने से पूर्व केंद्रीय अभिकरण से आज्ञा लेनी होती है और उनके द्वारा बनाए गए कठोर नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है, जिससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का डर नहीं रहता। विद्यार्थियों, लोक उपक्रमों में जनता का धन लगा हुआ है, जनता के धन का निवेश किया गया है, तो इसलिए सरकार का यह परम कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे धन के एक एक पैसे का सदुपयोग हो और उसका किसी भी रूप में दुरुपयोग न हो। लेकिन जब विभागीय मंत्री द्वारा ऐसे लोक उपक्रम के संगठन पर, कार्य प्रक्रियाओं पर और गुणवत्ताओं पर और सेवाओं पर जब पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, तो उसमें हम इस बात से निश्चित हो सकते हैं कि इन लोक उपक्रमों में जो धन लगा हुआ है उसका दुरुपयोग किसी भी रूप में नहीं हो पाएगा। चतुर्थ, समन्वय। इस प्रारूप के अंतर्गत उपक्रम का सरकारी तंत्र के अन्य भागों के साथ स्पष्ट संबंध एवं समन्वय होता है, क्योंकि उनका प्रबंध प्रारूप एक समान होता है। संगठनात्मक एवं प्रक्रियात्मक समरूपता स्थापित होने से कार्य व्यवस्थित एवं समन्वित हो जाता है। इसका प्रभाव प्रशासनिक सेवाओं व संस्थानों में सकारात्मक रूप में सामने आता है। विद्यार्थियों, जब प्रबंधकीय प्रारूप के अंतर्गत संचालित होने वाले लोक उपक्रम की कार्य पद्धति और संगठन किसी विभाग के समान ही होता है, तो विभाग और लोक उपक्रम के कार्यों में पूर्ण एकीकरण और समन्वय दिखाई देता है। इसका लाभ यह होता है कि लोक उपक्रम द्वारा जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है या जो सेवाएं प्रदान की जा रही है, वो सर्वश्रेष्ठ रूप में जनता को प्राप्त होने लग जाती है। पंचम, विशेष उद्योगों हेतु उपयोगी। विभागीय उपक्रम प्रारूप उन उद्योगों हेतु उपयुक्त रहता है जहां सरकार जन उपयोगी आवश्यक सेवाओं को संचालित करना चाहती है तथा पूंजी निवेश भी भारी मात्रा में करना आवश्यक होता है। इन सेवाओं में कार्य कुशलता के उच्च स्तर को बनाए रखना सरकार का उत्तरदायित्व होता है, जिसे नियंत्रण के माध्यम से
प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों, आधुनिक युग में सरकार का एक प्रमुख कार्य है उच्च कोटि की जन सेवाएं प्रदान करना, और उच्च कोटि की जन सेवाओं को प्रदान करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन के निवेश की आवश्यकता होती है। और इन दोनों चीजों को यदि हम ध्यान में रखें तो सरकार का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो अपना नियंत्रण इन सेवाओं पर बनाए रखे, अपना नियंत्रण इन लोक उपक्रमों पर बनाए रखे, और विभागीय प्रबंध प्रारूप सरकार को इन उपक्रमों पर पूर्ण नियंत्रण करने का अवसर प्रदान करता है। तो जन सेवाओं की उच्च जो गुणवत्ता है वो विभागीय प्रबंध पद्धति के अंतर्गत हम देख सकते हैं। विभागीय प्रबंध प्रारूप के दोष। लोक उपक्रम के संचालन हेतु प्रयुक्त विभागीय प्रबंध दोषों से मुक्त नहीं है। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। प्रथम, पद सोपानिक कठोरता। विभागीय उपक्रमों में पद सोपान के अनुसार संगठन की व्यवस्था होने से कई दूसरे दोष लोक उपक्रम में आ जाते हैं। आदेश की एकता और उचित माध्यम द्वारा का नियम उपक्रम के कार्य निष्पादन में लचीलापन समाप्त करके कार्य कुशलता में बाधा उत्पन्न करते हैं। नौकरशाही एवं लाल फीताशाही के नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, विभागीय प्रबंध के अंतर्गत जो लोक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं उनकी व्यवस्था पद सोपानात्मक होती है, अर्थात सत्ता और उत्तरदायित्व के आधार पर पदों को वरिष्ठ और कनिष्ठ की श्रेणी में बांध दिया जाता है। यह ठीक है कि ऐसी व्यवस्था में आदेश की एकता और उचित माध्यम के द्वारा नियम लागू होने से कुछ चीजें सरल हो जाती है, लेकिन जो लोक उपक्रम व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और जहां पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है वहां पर ये चीजें बाधा बन जाती है। हम कह सकते हैं कि नौकरशाही और लाल फीताशाही के बहुत सारे दोष, जिनमें निर्णय न लेना, अपने आप को विशिष्ट समझना, कार्य में अनावश्यक देरी होना इत्यादि सभी बातें ऐसे लोक उपक्रमों में देखी जा सकती है जो इनके विकास में एक बाधा का कार्य करती है। अत्यधिक नियंत्रण। इस व्यवस्था में विभागीय उपक्रम पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण रहता है, जिससे उपक्रम की सफलता के लिए आवश्यक स्वायत्तता समाप्त हो जाती है और कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, किसी भी लोक उपक्रम के संचालन में स्वायत्तता इसलिए आवश्यक होती है कि वहां पर शीघ्र निर्णय लेने पड़ते हैं, आपको सेवी वर्ग से संबंधित निर्णयों पर विचार करना पड़ता है, आपको वित्त व्यवस्था के संबंध में ध्यान देना पड़ता है, आपको परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित होना होता है। लेकिन विभागीय प्रबंध व्यवस्था में चूंकि सरकार का बहुत कठोर नियंत्रण होता है, इसलिए प्रत्येक निर्णय विभागीय मंत्री को पूछना पड़ता है और हम समझ सकते हैं कि इसमें जो समय लगता है वो लोक उपक्रम के शीघ्र निर्णय लेने की प्रासंगिकता को ही समाप्त कर देता है। तीसरा, अनिश्चितता की स्थिति। विभागीय उपक्रम की स्थापना कार्यपालिका के आदेश से ही होती है, अतः इसके क्षेत्राधिकार, शक्तियां इत्यादि सरकार की इच्छा अनुसार संशोधित किए जा सकते हैं। कानूनी आधार के अभाव में सरकार विभागीय उपक्रम के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकती है। ऐसी स्थिति में विभागीय उपक्रम अनिश्चितता से ग्रस्त रहते हैं। विद्यार्थियों, लोक उपक्रम जो कि विभागीय प्रबंध के अंतर्गत स्थापित किया जाता है वो पूर्ण रूप से कार्यपालिका के निर्णयों पर आधारित होता है। कार्यपालिका इसके प्रशासनिक निर्णयों और उसकी नीतियों को परिवर्तित कर सकती है। यही नहीं, इनके दिन प्रतिदिन के प्रशासन और दीर्घकालीन नीतियों को भी परिवर्तित कर सकती है। तो ऐसा लोक उपक्रम पूर्ण रूपेण कार्यपालिका के कार्य प्रक्रिया और नीतियों पर निर्भर हो जाता है, जो इसको एक अनिश्चितता की स्थिति से ग्रस्त कर देता है। अनुपयुक्त पद सोपानीय संरचना। विभागीय उपक्रम की पद सोपानीय संरचना में मंत्री सबसे ऊपर होता है, जिसकी सहायता हेतु सामान्यज्ञ प्रशासक होते हैं। मंत्रियों का चयन व्यावसायिक आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक आधार पर होता है। सामान्य प्रशासकों को भी प्रबंध व्यवस्था में प्रवीणता प्राप्त नहीं होती। ये स्थिति उपक्रम हेतु अनुपयुक्त होती है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विभाग प्रबंध के लोक उपक्रम का राजनीतिक अध्यक्ष संबंधित मंत्रालय का मंत्री होता है और प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होता है, जो कि एक
सामान्यज्ञ प्रशासक होता है। सामान्यज्ञ प्रशासक वह प्रशासक है जिसको सभी क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान है और वह विशेषज्ञ नहीं है। लोक उपक्रम जिनको कि व्यवसायिक सिद्धांतों के आधार पर संचालित किया जाता है, वहां पर मंत्रियों का केवल राजनीतिक चरित्र होना और प्रशासकों का केवल प्रशासन की कला में ही माहिर होना, ये दो चीजें लोक उपक्रमों की व्यवसायिक संचालन में अभाव का कार्य करती है। व्यवसायिकता का अभाव लोक उपक्रम के संचालन में कहीं न कहीं बाधा के रूप में नजर आता है। परिवर्तनशीलता का अभाव। कठोर सरकारी नियंत्रण के कारण विभागीय उपक्रम न तो कर्मचारियों की नियुक्ति करने में कोई नई पहल कर सकते हैं और न वित्तीय क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठा पाते हैं। व्यापारिक उद्यम को चलाने हेतु यह सबसे बड़ी बाधा है। इससे उपक्रम में परिवर्तनशीलता भी हतोत्साहित होती है। विद्यार्थियों, किसी भी व्यापारिक उपक्रम को चलाने के लिए हमें परिस्थितियों के हिसाब से अपनी कार्य विधियों को, हमारी कार्य नीतियों को बदलने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि विभागीय प्रबंध के अंतर्गत लोक उपक्रम पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है, इसलिए किसी भी नई पहल को, चाहे वह सेवी वर्ग के क्षेत्र में हो, चाहे वह वित्तीय क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्य विधियों में परिवर्तन करने से संबंधित हो, उन सभी में सरकार कठोर नियंत्रण रखती है और ऐसी किसी भी नई पहल को हतोत्साहित किया जाता है। और परिवर्तन के स्वरूप जो सकारात्मक परिवर्तन ऐसे लोक उपक्रम में आ सकते हैं, वो कठोर नियंत्रण के कारण और परिवर्तनशीलता के अभाव के कारण ऐसे लोक उपक्रम में नहीं आ पाते। यह एक सबसे बड़ी कमी है। राजनीति का प्रभाव। राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन का प्रभाव विभागीय उपक्रम पर पड़ता है। इन परिवर्तनों के कारण विभागीय नीतियां प्रभावित होती है। यदि मंत्रिमंडल में परिवर्तन आता है या चुनावों के पश्चात दूसरे दल की सरकार बनती है, तो विभागीय उपक्रम की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में संशोधन हो जाते हैं। राजनीतिक इच्छा पर निर्भरता विभागीय उपक्रम का सबसे बड़ा दोष है। विद्यार्थियों, लोक उपक्रम जो कि विभागीय प्रबंध पद्धति के अनुसार संचालित होता है, वह अब मूल रूप से सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ होता है। और हमें पता है कि जब सरकार बदल जाती है या किसी दूसरे विचारधारा का समर्थन करने वाली सरकार और मंत्रिमंडल आ जाते हैं, तो उनकी सोच का प्रभाव स्पष्ट रूप से इस विभागीय प्रबंध के लोक उपक्रम पर दिखाई देता है। और इसके कारण ऐसा लोक उपक्रम सरकार और राजनीति पर निर्भर हो जाता है। राजनीति पर निर्भरता विभागीय प्रबंध के लोक उपक्रम के लिए सबसे बड़ी कमी हम मान सकते हैं। भारत में हम पाते हैं कि विभागीय प्रबंध स्वरूप में गुण एवं अवगुण दोनों हैं। सरकार अपने उद्देश्य, परिस्थितियों की आवश्यकता और उद्योग के महत्व को दृष्टिगत रखकर किसी क्षेत्र हेतु विभागीय उपक्रम प्रारूप को अपनाने या न अपनाने का निर्णय लेती है। छात्रों, हमने देखा कि विभागीय प्रबंध प्रारूप के कुछ लाभ भी है, लेकिन कुछ दोष भी हैं। और जब सरकार के सामने इस प्रारूप को चुनने का निर्णय आता है, तो वो परिस्थितियों पर ध्यान देती है, वो ऐसे उद्योग के महत्व को देखती है और अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभागीय प्रबंध प्रारूप को क्या किसी विशेष क्षेत्र में अपनाया जाए या न अपनाया जाए, इस संबंध में निर्णय ले लेती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं, लोक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में भारत में सरकार अनेक लोक उपक्रम संचालित करती है। लोक उपक्रमों के संचालन हेतु सरकार द्वारा विभागीय प्रबंध प्रारूप का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रारूप के अनेक गुण हैं और दोष भी हैं। विभागीय प्रबंध प्रारूप में नम्यता और स्वायत्तता लाकर इन दोषों को दूर किया जा सकता है। वर्तमान में विभागीय उपक्रम भी जन सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। छात्रों, इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत में सरकार द्वारा संचालित अनेक लोक उपक्रमों का जो प्रबंध है, वह विभागीय प्रबंध प्रारूप के अंतर्गत किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस प्रारूप के अनेक लाभ हैं और अनेक अवगुण भी हैं, लेकिन हम मान सकते हैं कि यदि इन अवगुणों को दूर कर दिया जाए, नम्यता और स्वायत्तता की मात्रा को बढ़ाया जाए, सरकार के उत्तरदायित्व और सरकार के नियंत्रण और
इन लोक उपक्रमों को प्राप्त स्वायत्तता में यदि एक संतुलन स्थापित किया जाए तो इस प्रारूप के उन दोषों को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा कि विभागीय प्रबंध प्रारूप के जो लोक उपक्रम हैं वो भारत के राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमने विभागीय प्रबंध प्रारूप के अंतर्गत जिन बातों का अध्ययन किया है वो आपके अध्ययन और ज्ञान दोनों की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।